नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक से इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने सिर्फ पॉलिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। तो आज हम पढ़ेंगे शुरू से इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। अर्थात दोस्तों, इसका मतलब यह है कि नाम से ही पता चलता है कि भारत में राज करने की व्यवस्था ही भारत की राज व्यवस्था कहलाती है, या भारत में शासन करने की व्यवस्था राज व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, भारत की जो राज व्यवस्था है वो सीधे सीधे रन करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत के संविधान से। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे भारत देश में 3 स्वतंत्र निकाय काम करते हैं। जो पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें इंडियन पॉलिटी की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, हमारे देश में पहले राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, अर्थात राजतंत्र चला करता था। हमारे देश में पहले राजा रूल किया करते थे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी जिस समय अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था। और अंग्रेजों का आगमन भारत में होने के साथ साथ जो पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत में आया था उसका नाम था जॉन मेंडेनहॉल। जॉन मेंडेनहॉल भारत में प्रथम आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। और दोस्तों, दूसरा जो व्यक्ति आया था उसका नाम था रॉल्फ फिंच। दोस्तों, उस समय जब जॉन मेंडेनहॉल भारत में आया था तो उस समय भारत में मुगल डायनेस्टी चल रही थी। और जॉन मेंडेनहॉल 1599 में अकबर का राज उस समय भारत में चल रहा था, उस समय आया था। दोस्तों, दूसरा अंग्रेज रॉल्फ फिंच आया था जो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। दोस्तों, जब यह दोनों अंग्रेज लोग जॉन मेंडेनहॉल और रॉल्फ फिंच वापस लौटकर ब्रिटेन पहुंचे तो उन्होंने वहां एक व्यापारियों का दल बनाया, अर्थात एक समूह बनाया और भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार मांगने के लिए वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास पहुंचे। तो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने एक चार्टर एक्ट बनाया 15 साल के लिए और उस पर 31 दिसंबर 1600 को उस पर हस्ताक्षर किए और ब्रिटेन के ही शहर लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। दोस्तों, उसी चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती हैं। पहली थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बॉम्बे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल से और बिल्कुल बेसिक से लेकर आएंगे, जड़ से बिल्कुल पढ़ेंगे। और हमारा पहला ही टॉपिक होता है बंगाल। दोस्तों, बंगाल सन 1700 में बंगाल का जो पहला सूबेदार हुआ था वो हुआ था मुर्शीद कुली खान। दोस्तों, जब भारत में औरंगजेब राज्य कर रहा था तो औरंगजेब ने सन 1700 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया मुर्शीद कुली खान को। और दोस्तों, जब औरंगजेब की डेथ 1707 ईस्वी में हुई उसके बाद मुगल डायनेस्टी का पूरी तरह से धीमे धीमे पतन होने लगा। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उससे पहले उन्होंने सन 1700 ईस्वी में अपना बंगाल का सूबेदार बनाया था मुर्शीद कुली खान को। और दोस्तों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद सन 1713 में से लेके 1727 तक
मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को अपने आप में बंगाल का नवाब घोषित किया। तो इसका मतलब दोस्तों बंगाल का अगर हम बात करें प्रथम नवाब तो मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल का फर्स्ट नवाब बना था। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा है नेक्स्ट, मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की थी। दोस्तों जिस समय मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार बना था, उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। दोस्तों फिर बाद में मुर्शीद कुली खान ने जब मुर्शिदाबाद की शहर की स्थापना की तो इसकी राजधानी को इसने ढाका से बदलकर किया मुर्शिदाबाद। और अपनी राजधानी इसने स्थानांतरित की ढाका से मुर्शिदाबाद। दोस्तों सन 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला जो नवाब बना वो बना शुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल 1727 से 1739 तक रहा। दोस्तों इसने कोई विशेष कार्य नहीं किए और इसके तुरंत बाद जो हमारा अगला बंगाल का नवाब बना वो बना सरफराज खान, जो मात्र 1 वर्ष के लिए बंगाल का नवाब बना 1739 से लेकर 1740 तक यह बंगाल का नवाब घोषित हुआ। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई 1740 में, घेरिया का युद्ध सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच। दोस्तों जो ये अलीवर्दी खान था ये सरफराज खान का ही सेनापति था। ये सरफराज खान का ही सेनापति था और इसका कजन भी था। दोस्तों हुआ क्या, इसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और लड़ा गया 1740 में बैटल ऑफ घेरिया यानी कि घेरिया का युद्ध। और इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बंगाल का अगला जो नवाब बना वो बना अलीवर्दी खान। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब रहा। दोस्तों यह अंग्रेजों की रणनीति को समझ गया था क्योंकि यह बहुत तेज और चालाक था। इसने अंग्रेजों के लिए कहा कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के समान हैं, अर्थात ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अंग्रेजों को छेड़ेंगे तो ये हमें काटने के लिए भागेंगे, अर्थात ये हमको मारेंगे। अगर हमें इन्हें प्यार से पालेंगे तो ये हमें बहुत अधिक मात्रा में शहद देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यह मात्र 16 वर्ष के लिए बंगाल का नवाब रहा, लेकिन ज्यादा कुछ ये नहीं कर पाया। उसके साथ ही अगला जो नवाब आया उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। दोस्तों क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसी समय एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं काल कोठरी की घटना। इसमें दोस्तों क्या था कि बंगाल में जब अंग्रेज लोग अपना ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे तो इन्होंने एक काम और किया कि बंगाल की घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ से अंग्रेज लोग बंगाल की घेराबंदी कर रहे थे, यानी कि कोलकाता की, बंगाल का शहर है कोलकाता, उसकी घेराबंदी कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी बंगाल का ही एक शहर है चंद्रनगर, उसकी बाउंड्री करने पर लगे हुए थे। तो दोस्तों इसी चीज का विरोध किया सिराजुद्दौला ने, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भी मना किया और फ्रांसीसियों को भी मना किया। दोस्तों फ्रांसीसी
तो इसकी बात को मान गए, लेकिन अंग्रेज इसकी बात को नहीं माने। तो दोस्तों हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में 146 अंग्रेजों को एक 15x18 के रूम में 2 दिन के लिए एक अंधेरा जिसमें बिल्कुल रूम में अंधेरा था उसमें बंद कर दिया। और दोस्तों 2 दिन बाद जब उसको खोला तो उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जिसमें बचे थे 23 लोग जीवित बचे थे। दोस्तों जो 23 लोग बचे थे उनमें एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल। दोस्तों इसी ने आकर इस पूरी घटना को बताया, अंग्रेजों को बताया कि सिराजुद्दौला ने हमारे 146 लोगों को एक 15x18 के रूम में जिसमें बिल्कुल अंधेरा था उसमें 2 दिन के लिए बंद कर दिया है, जिसमें से 146 अंग्रेज लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी 23 लोग जो बचे थे उनमें से था विलियम हॉलवेल। उसने पूरी घटना को बताया और एक बुक में लिखा। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, इस बात की जब खबर पड़ी ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में एक रॉबर्ट क्लाइव नाम के जो व्यक्ति थे उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा गया भारत में। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में भारत में भेजा गया। 1757 ईस्वी में भेजा गया। दोस्तों 1757 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। 1557 में एक युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, जो कि यह हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दोस्तों इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला की तरफ से 4 लोग लड़ रहे थे। 2 लोग ये थे जिनका नाम था मीर मदान और मीर मोहन। दोस्तों दूसरी तरफ थे मीर जाफर और राय बहादुर। दोस्तों ये जो 2 लोग थे मीर जाफर और राय बहादुर, ये दोनों लोग जाकर मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मीर मोहन दोनों इस युद्ध में मारे गए। दोस्तों ये जो युद्ध की घटना है ये लगभग 1 घंटे 30 मिनट तक चली। 1 घंटे 30 मिनट का यह युद्ध हुआ। दोस्तों 1557 से अंग्रेजों का पूरी तरह भारत में आगमन हुआ। इसी के लिए हम बोलते हैं कि 1557 से 1947 के बीच का जो शासन काल है लगभग 200 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजों का शासन। इसी के लिए बोलते हैं हम 1757 से, सॉरी मैंने पहले 1557 बोल दिया, सॉरी, आई कम बैक इन दिस वर्ड। 1757 से 1947 तक के जो समय है उसके लिए बोलते हैं हम लगभग 200 वर्ष। वैसे 190 वर्ष होता है, लेकिन इसी के लिए बोलते हैं लगभग हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 वर्ष शासन किया। दोस्तों जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मोहन और मीर मदान ये दोनों युद्ध करते हुए मारे गए, दूसरी तरफ मीर जाफर और राय बहादुर ये जाकर मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से। तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपना जो अगला नवाब बनाया वो बनाया मीर जाफर को। 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और दोस्तों इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। उसके बाद अगला नवाब बनाया अंग्रेजों ने बंगाल के मीर कासिम को। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा। और दोस्तों
इसने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया। फिर दोबारा 1764 में बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। दोस्तों इसमें हुआ क्या कि जब 1764 में बंगाल के नवाब को दोबारा मीर जाफर को बना दिया गया, तो 1764 में एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। दोस्तों ये जो मीर कासिम था, ये चाहता था कि अंग्रेज भारत से जाएं, इसीलिए ये मीर कासिम जाकर मिला शाह आलम सेकंड को और शुजाउद्दौला को। शाह आलम सेकंड ये जो नवाब था, ये जो राजा था, ये था आगरा का, और शुजाउद्दौला जो राजा था वो था अवध का। जब मीर कासिम शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला से मिला, तो इन तीनों की सेनाएं मिलकर जब अंग्रेजों से सामना करने के लिए आई, तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो कि युद्ध करने के लिए आया इन तीनों की सेनाओं से, जो कि यह अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, हमारे इन तीनों राजाओं की सेनाएं मिलकर भी हेक्टर मुनरो को नहीं हरा सकी, और हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों राजाओं की सेनाओं को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1765 में एक ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की संधि, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और वह किस किस के बीच हुई, एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला। शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जब 1765 से 1772 तक क्या हुआ कि बंगाल के लोग रॉबर्ट क्लाइव को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 टैक्स पे करेंगे। वो क्या होगा कि बंगाल का नवाब जो उस समय की बोलते हैं शासक, बंगाल का शासक उस समय था, उन्होंने जो बनाया था राय दुर्लभ सिंह को बंगाल का शासक बनाया था। उसमें द्वैध शासन में क्या था कि बंगाल के लोग एक टैक्स तो देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरा टैक्स देंगे राय दुर्लभ को, जिसमें से राय दुर्लभ 81% टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो दोस्तों 1765 से और 1772 यानी 7 वर्ष के समय को ही भारत की लूट कहा गया है। दोस्तों जब इस वाद का पता लगा यूरोप में, तो इस बात की बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई, और जब यह बात बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई, तो ब्रिटेन की तरफ से बंगाल का गवर्नर बनकर आया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। और बंगाल में आने के बाद इसने द्वैध शासन का अंत किया, और 1772 में ही एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का पद बनाया, जो वर्तमान समय में अभी भी एक टैक्स लेगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी बस यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।